हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी सिंह फ्रॉम मानसी फ्री क्लासेस। तो गाइस, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट डी कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे वुमेन रिवॉल्यूशन के बारे में, द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में एंड द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 सेशन कवर किए मैंने एंड आई हैड मेड वन थिंग वेरी क्लियर टू यू दैट द पॉलिटिकल राइट्स समटाइम गिवन टू ओनली मैन एंड समटाइम गिवन टू अ मैन हु हैड अ प्रॉपर्टी, बट वुमेन्स के लिए कोई भी राइट नहीं इशू किया गया था या उनको अभी तक कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं मिला था। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो वुमेन्स थी उनका फ्रेंच सोसाइटी में क्या रोल था। तो मैं बता दूं आपको कि द वुमेन हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ऑल द इवेंट। ठीक है, जो रिवॉल्यूशन था या जो भी इवेंट्स हुआ करते थे तो वुमेन काफी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी, काफी अच्छा प्रोटेस्ट करा करती थी और हर एक चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, इन्वॉल्व होती थी। और वो ये सोचती थी कि अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट से अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आती है या कोई रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है तो दे विल गेट एज अ रिवॉर्ड वोटिंग राइट, मतलब कि उनको रिवॉर्ड के थ्रू एक वोटिंग राइट या पॉलिटिकल राइट या उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जो वुमेन थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, देख लेते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ऑल द इवेंट, जितने भी इवेंट या जितना भी रिवॉल्यूशन या कुछ भी होता था वो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, काफी अच्छा प्रोटेस्ट करती थी टू इम्प्रूव देयर लाइफ। उनको ये लगता था कि अगर हम इस तरह से हर एक इवेंट में, हर एक रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व रहेंगे तो इससे हमें क्या एज अ रिवॉर्ड हमको वोटिंग राइट मिलेगा और जो हमारी लाइफ्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं कि ये जो वुमेन्स थी ये कौन सी वुमेन थी। तो बेसिकली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच सोसाइटी थी, उसमें जो वुमेन्स है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज हमारा रिच वुमेन एंड सेकेंड इज हमारा पुअर वुमेन। तो जो पुअर वुमेन हुआ करती थी दे बेसिकली बिलोंग टू थर्ड स्टेट, यानी कि जो पुअर वुमेन्स थी वो ज्यादातर थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी और ये वो वुमेन होती थी जिनको मतलब एजुकेशन मतलब पढ़ नहीं पाती थी। ठीक है, और इनको मतलब ट्रेंड ना होने की वजह से बाहर जाके वर्क करना पड़ता था। बाहर जाके वर्क मीन्स ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं, किसी सर्वेंट का वर्क करना या गार्डनर का वर्क करना या लॉन्ड्री में वर्क करना, ऐसे वर्क ये करती थी। और जो हमारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो वुमेन्स थी, यानी कि दे बेसिकली बिलोंग टू क्लर्जी एंड नोबिलिटी कम्युनिटी, ये वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इसी वजह से दे हैव एक्सेस टू एजुकेशन, इन ये एजुकेशन गेन कर लेती थी इजिली। और इसमें कुछ थर्ड स्टेट की भी वुमेन्स आती थी जो वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती थी। अब बात करते हैं जो उस टाइम जो वुमेन्स थी वो उस टाइम क्या था। तो वुमेन काफ़ी पॉलिटिकल क्लब हुआ करते थे और नियर अबाउट 40 पॉलिटिकल क्लब था वुमेन्स, और उसमें वुमेन्स जाती थी और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था, टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, यानी कि क्या करना या कैसे कुछ सॉल्यूशन निकालना जिससे उनकी जो वॉइस है, उनका जो वो करना चाहती हैं उस बात को सुना जाए और उनकी बात को मानी जाए। और तो उस टाइम एक बहुत फेमस क्लब हुआ करता था एंड द नेम इज दैट द सोसाइटी एंड रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस क्लब था वुमेन का, द सोसाइटी एंड रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। और इनकी सिर्फ एक सिंपल सी डिमांड थी एंड द डिमांड वाज दैट टू गेट अ पॉलिटिकल राइट, यानी कि ये सिर्फ ये चाहती थी कि हमको भी पॉलिटिकल राइट मिले, हमको भी मैन के बराबर इक्वली ट्रीट किया जाए, हम भी फ्रांस के सिटीजन हैं तो सारी चीज़ें जो भी होनी चाहिए वो इक्वली होनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं था। उसके बाद आपको याद होगा मैंने सेशंस में कवर किए हैं कि जो नेशनल असेंबली में हमारा पहला ड्राफ्ट कंसीडर किया था तो उसमें क्या था, जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन। ठीक है, तो यानी कि जो वोटिंग राइट थी वो सिर्फ मैन्स को दी गई थी और उस वोटिंग राइट के थ्रू एक ये भी मतलब सिटीजन को 2 पार्ट में डिवाइड भी किया गया था।
फर्स्ट इज हमारा एक्टिव सिटीजन एंड सेकंड इज पैसिव सिटीजन। तो पैसिव सिटीजन में हमारी जो वुमेन्स थी वो सारी वुमेन्स आती थी और जो पुअर मैंस थे वो आते थे। तो जो अभी आप देख रहे हो कि एक तो वुमेन के लिए कुछ ये लोग कर भी नहीं रहे, अब वुमेन को उनका स्टेटस भी उनसे छीन लिया जाता है, उनके स्टेटस उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। नाउ दे बिकम अ पैसिव वुमेन। तो पैसिव मीन्स दैट कि अगर उनको कोई भी काम करना होगा या कुछ भी राइट्स के बारे में या कुछ भी कोई भी चीज़ें करनी होंगी तो दे हैव टू टेक अ परमिशन विद एक्टिव मेंबर्स। ठीक है, तो जो कि बिल्कुल गलत था। बट ऐसा नहीं है कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उसने वुमेन्स के लिए कुछ नहीं किया, काफ़ी चीज़ें उन्होंने की। बट जो पॉलिटिकल राइट जो वुमेन की डिमांड थी काफ़ी दिन से, बट उसके रिगार्डिंग कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने वुमेन्स के लिए किया। फर्स्ट इज हमारा क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी। चलो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई उसने काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स को क्रिएट किए और बोल दिया गया कि अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्कूलिंग वॉज कंपलसरी, नो मैटर वेदर यू आर रिच और वेदर यू आर पुअर, वुमेन्स के लिए जो स्कूलिंग है वो कंपलसरी कर दी गई। सेकेंड पॉइंट इज हमारा फोर्स्ड मैरिज। फोर्स्ड मैरिज मीन्स दैट जो भी मतलब फैमिली होती है, ठीक है, अरेंज मैरिज के लिए लड़की को प्रेशराइज करना या उसकी जबरदस्ती शादी करा देना, तो ये सारी चीजें एकदम से खत्म हो गई थी। नाउ मैरिज बिकेम एन कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मैरिज था वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। एंड फोर्थ चीज हमारा डाइवोर्स। डाइवोर्स यानी कि पहले क्या था कि पहले सिर्फ हस्बैंड अपील कर सकते थे, बल्कि अब ऐसा नहीं है, वाइफ्स भी डाइवोर्स के लिए अपील कर सकती थी। एंड जो बहुत अच्छी चीज थी वो ये हुई कि नाउ वुमेन आर गेटिंग ट्रेनिंग फॉर देयर जॉब्स, यानी कि अब उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी जॉब्स के लिए। तो ट्रेनिंग के थ्रू जाहिर सी बात है जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो उनकी जो स्किल्स वगैरह होंगी वो भी डेवलप्ड होंगी, तो डेवलप होंगी तो वो कुछ और अच्छे काम कर सकेंगी। तो नाउ आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग नाउ वुमेन कैन इजिली बिकेम एन आर्टिशियन या स्मॉल बिजनेस वुमेन। बट ये उसके बाद जब हमारी वुमेन एंड ब्रेन ऑफ टेरर, जब हमारी दूसरी गवर्नमेंट आती है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा रोबेस्पियर टाइम। तो उसमें जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, ऑर्डर फॉर क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स, यानी कि जितने भी वुमेन क्लब्स थे, जितने भी वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स थे, सबको बंद करने का ऑर्डर दिया। एंड सेकेंड चीज बैन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी कि अब सोसाइटी में कोई भी वुमेन के थ्रू या वुमेन के रिगार्डिंग कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी। और जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट वुमेन थी उस टाइम की, उनको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया और काफी को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था। बट फिर भी जो वुमेन का था स्ट्रगल वो कम नहीं हुआ। फिर इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट इसमें आप ये कह सकते हो कि ये वो मूवमेंट था जो वुमेन्स के वोटिंग राइट के लिए था। तो ये काफी ज्यादा फेसेस में था, इसके लिए कोई पर्टिकुलरली मूवमेंट शुरू नहीं किया गया था। अब हम इसमें सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा मूवमेंट था जो कि वुमेन के वोटिंग राइट के लिए था। तो अभी आप देख रहे हो कि जो वुमेन्स हैं वो काफी ज्यादा 1741 से स्ट्रगल कर रही हैं वोटिंग राइट पाने के लिए। तो फाइनली उनको वोटिंग राइट मिलता है फ्रांस में 1946। इट्स टू लेट बट चलो अच्छा है मिला। तो वुमेन इन फ्रांस गॉट वोटिंग राइट। तो ये था वुमेन्स के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी यानी कि आप सभी को पता होगा स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन करे कि व्हेन स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड, देन यू हैव टू आंसर दैट as slavery was abolished under the regime of Jacobin in year 1794। सिंपल सा टू द पॉइंट आंसर है। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, ये जो स्लेवरी है वो कैसे कंटिन्यू हुई या कैसे क्या। तो क्या हुआ करता था कि जो फ्रेंच थी उसमें कॉलोनीज हुआ करती थी। कॉलोनीज, अच्छा तो कॉलोनीज का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, ठीक है, तो वो इंडिया पे कब्जा किया उसने इंडिया को क्या एक कॉलोनी बना ली। तो इसीलिए हम कहते हैं, आपको याद होगा ना कि कॉलोनियल रूल था। तो उसी तरह जो फ्रांस थी
फ्रांस की कुछ कॉलोनीज होती थी और वो कॉलोनीज में क्या मतलब प्लांटेशन का वर्क होता था, बिकॉज वहाँ पर क्लाइमेट अच्छे नहीं होते थे। इसीलिए फ्रांस ने क्या किया था, कुछ उनकी कॉलोनीज थी उसमें से कुछ कॉमोडिटीज की सप्लाईज होती थी, जैसे हमारा टोबैको हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, कॉफी। तो फ्रांस की कॉलोनीज में सप्लायर ऑफ कॉमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, राइट। तो ये जो स्लेव था, तो ये स्लेव जो था वो ट्रेंगुलर ट्रेड में चलता था। अब पहले इसको समझाने के पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्लेव ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब आपको पता होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना या बाय करना उसको हम ट्रेड कहते हैं। जब उसके आगे वर्ड यूज हो जाता है स्लेव यानी कि गुलाम, तो स्लेव ट्रेड का मतलब क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्लेव्स आर नोन एज स्लेव ट्रेड। तो यहाँ पर जो स्लेव ट्रेड होता था वो ट्रायंगुलर पैटर्न में होता था। ट्रायंगुलर पैटर्न मीन्स वेयर आर थ्री साइड मीन्स वन साइड, सेकेंड साइड, थ्री साइड, यानी कि हमारा ट्रायंगल शेप। तो इसमें क्या होता था कि जो फ्रांस की कॉलोनीज थी, तो जाहिर सी बात है वो कॉलोनीज उनकी हैं, तो वो वहाँ पर जाके प्लांटेशन का वर्क तो करेंगे नहीं, उनको उसके लिए कुछ स्लेव्स चाहिए, कुछ लेबर्स चाहिए। तो वो क्या करते थे, वो बाकी जगह से स्लेव्स को हायर करते थे और वो वहाँ पर भेजते थे उसमें वर्क करने के लिए, बट उनके जो वेजेस वगैरह होते थे वो काफ़ी लो होते थे। और जाहिर सी बात है भाई, कोई अपना नेशन छोड़ के, कोई अपनी नेशन में जो भी लग्जरियस लाइफ है, फैमिली को छोड़ के दूसरे नेशन में क्यों वर्क करना चाहेगा। बट वहाँ पर ये बाउंड था। तो उसमें क्या ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में हम देखते हैं कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका हुआ करते थे। सपोज दैट ये ए है, ठीक है, और इनका प्लांटेशन का वर्क यहाँ हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये हायर करेंगे, ठीक है, हायर करेंगे स्लेव अफ्रीका से और फिर सेल करेंगे अमेरिका पे। तो अमेरिका में वो क्या करेंगे, अमेरिका में जो प्लांटेशन वर्क है वो अमेरिका में होगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलते गए। तो जो स्लेवरी थी, स्लेवरी फ्रांस में काफ़ी टाइम से चल रही थी। जो हमारा ओल्ड रिजिम हुआ करता था, यानी कि हमारे लुई 16 का जब रूल था, तो स्लेवरी वहीं से स्टार्ट थी। जाहिर सी बात है उस टाइम क्या होता था कि जो मतलब पावर्स हैं, वो पावर्स किसके हाथ में होती थी, पावरफुल लोगों के हाथ में होती थी, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड होते थे। तो वो अपने लैंड पे तो वर्क करेंगे नहीं, बिकॉज दे हैव अ पावर एंड दे हैव अ सम रेपुटेशन इन दी सोसाइटी। तो इसी वजह से वो क्या करते थे, लेबर्स को हायर करते थे, अपने लैंड पे वर्क कराते थे और उनको वेजेस वगैरह कम देते थे, और जो प्रॉफिट होता था वो खुद ही रखते थे। आपको मैंने बताया था ये फर्स्ट सेक्शन में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब पावर आ गई हमारा नेशनल असेंबली के हाथ में। नेशनल असेंबली मीन्स द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, राइट। तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो भी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, तो उसमें जो थर्ड स्टेट में प्रॉस्पेरस लोग थे उन्होंने थर्ड स्टेट में नेशनल असेंबली को बनाई। तो यानी कि नेशनल असेंबली जो बनी, थर्ड स्टेट के कुछ अच्छे लोग थे, यानी कि वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो लोग थे। तो उन्होंने भी स्लेवरी को एबॉलिश नहीं की, क्योंकि ये उनका टॉपिक था ही नहीं। उसके बाद जब हमारा कॉन्वेंशन रूल आता है, यानी कि हमारा जब जैकोबिन का आता है, तो जो जैकोबिन, आपको याद होगा जो जैकोबिन क्लब था हमारा, वेरी फेमस पॉलिटिकल क्लब, यू रिमेम्बर ना। तो जो जैकोबिन हमारा क्लब था, उसमें क्या इन जैकोबिन क्लब पीपल बिलोंग मोस्टली फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हमारे आर्टिशियन हो गए, शॉपकीपर हो गए, ठीक है, और जो डेली वेज अर्नर हो गए, वो सारे पीपल्स बिलोंग करते थे, और लेबर्स वगैरह। तो जब जैकोबिन की गवर्नमेंट बन गई, तो ये सारी जो चीज़ें थी, सारा जो प्रोसेस था स्लेवरी का, तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो जैकोबिन ने सिंपली डिक्लेयर कर दिया कि अब आप लोग आज़ाद हो, कोई भी स्लेव नहीं है यहाँ पर, सारी इंडिपेंडेंस, मतलब कोई भी स्लेव नहीं है, सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। बट उसके बाद आपको याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने थोड़ा सा किया था, बिकॉज उसको हम आगे सेशन में कवर करेंगे, मतलब क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट आए थे तो मोनार्की फिर से आ गई थी। तो मोनार्की जब फिर से आ गई थी, तो ये जो स्लेवरी थी वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, एंड फाइनली it was banned in 1848, means slavery was finally abolished in France 1848। पूरी तरीके से स्लेवरी खत्म होती है हमारी फ्रांस में 1848। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ।
रिवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ मीन्स यानी कि जो जाहिर सी बात है, कोई भी रिवोल्यूशन होगा आपके आसपास या जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो उससे हमारी सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं वो ज़रूर इफेक्ट करता है। तो जो भी रिवोल्यूशन था, जो भी पॉइंट्स आते थे, वो हमारी डेली लाइफ को भी इफेक्ट करते थे, राइट। तो जो हमारा था लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जो चीज़ें चल रही थी वो हमारी डेली लाइफ्स में भी होने लगी। उसके बाद जो सेंसरशिप था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। फिर जो थर्ड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट मैन एंड सिटीजन था, यानी कि जो बहुत अच्छा साउंड करता है कि अगर फ्रांस का कोई भी मेंबर है, वेदर इट बिलोंग टू रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ही हैज़ द राइट टू लिव फ्रीली। तो ये भी चीज़ें डेली लाइफ में लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती थी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। नाउ अब यहाँ पर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो मतलब राजा के अगेंस्ट जिसको बोलना है वो भी बोल सकता था, राजा के फेवर में जो बोलना चाहता है वो भी बोल सकता था। कोई भी गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नमेंट अच्छी है, उसके या मतलब मैरिड या डिमैरिड अगर अपने व्यूज रखने होते थे वो भी सब रख सकते थे बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी लीनियंसी आ गई थी, इसी वजह से सारी चीजें बहुत अच्छे से होने लगी थी। तो ये था पूरा एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। आज का सेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन का लास्ट सेशन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इंटायर चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। इस इंटायर चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज या कोई भी पॉइंट मेरी तरफ से रह गया हो तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, बिकॉज अभी तक मुझे कोई भी कमेंट रिगार्डिंग डाउट्स या क्वेरीज नहीं आए। अगर आपको मेरी वीडियोस के थ्रू सारे टॉपिक्स क्लियर हो जा रहे हैं देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो ना, बिकॉज यार अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हैं आप मेरे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, इस बार बेल आइकन प्रेस करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच।